जो गलती मैंने की है मैं आपको नहीं बोलूँगा दोहराने के लिए। तो हमने ये वेज थाली ली है। थाली में क्या क्या, ये चावल है, दाल है और ये सब्जी आप देख रहे हैं ना, इतने तरह की सब्जी है। हेलो दोस्तों, इंडिया और नेपाल की एक और जर्नी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जर्नी करने वाले हैं इंडिया के बिहार स्टेट के कैपिटल पटना से नेपाल के कैपिटल सिटी काठमांडू तक। और आज हम जाने वाले हैं वाया रक्सौल बॉर्डर। और रक्सौल बॉर्डर इसलिए क्योंकि रक्सौल बॉर्डर इंडिया और नेपाल के बीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉर्डर है और काठमांडू पहुँचने के लिए ये सबसे करीब भी पड़ता है। तो हमारी जर्नी पटना के कारगिल चौक स्थित बस स्टैंड से होती है रक्सौल के बस स्टैंड तक, जहाँ से कि हम नेपाल में एंटर होते हैं और हम पहुंचते हैं वीरगंज बस पार्क में, जहां से कि हमें काठमांडू की गाड़ी या टाटा सुमो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्चुअल जर्नी को। दोस्तों, इस टाइम हम लोग आ चुके हैं पटना के सरकारी बस स्टैंड में और हमारी बस का टाइम था 9:20, जो कि रेड बस और BSRTC की वेबसाइट पर भी दिखा रहा था। पर मेरे को 8:30 बजे से ही फ़ोन आना शुरू हो गया, भैया जल्दी आइए 9 बजे बस खुल जाएगी, जबकि 9 बजे का था रिपोर्टिंग टाइम। लेकिन बस एकदम फुल है। बैठने की सीट जो है ना, मतलब बैठने के लोग क्या, खड़े भी लोग हो गए। तो अंदर से तो बस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं लग रही है। मैंने सोचा था कि सरकारी बस है, बिहार स्टेट की बढ़िया होगी, जैसे कि यूपी स्टेट की बस है या जो भी स्टेट की बसेस चलती हैं, वैसे तो बढ़िया दिख रहा था। मतलब नेट के हिसाब से तो बढ़िया था, पर यहाँ पे आके उतनी बढ़िया स्थिति नहीं है। फिलहाल 1 नंबर सीट है, सीट मैंने बुक कर दिया तो सीट तो रिजर्व है। सीट पर बैठते हैं, अपनी जर्नी को शुरू करते हैं पटना के सरकारी बस स्टैंड से। तो यही है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की वो बस जो कि हमको लेके जाने वाली है रक्सौल। इसमें आगे लिखा भी हुआ है, इसमें आगे हालांकि मोतिहारी लिखा हुआ है, पर ये बस जा रही है रक्सौल राइट साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रक्सौल मोतिहारी रामगढ़वा और बस का नंबर है 7532। यही बस हमको लेके जाने वाली है आज रक्सौल तक। तो बस में हम लोग बैठ गए और सीट मेरी रिज़र्व थी तो सीट मुझे मिल गई। और लोग अगर आप लेट से आए ना, यहाँ पर रक्सौल की बस लेना चाहते हैं और आप लेट से आ रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शायद रिज़र्व सीट ना मिले। लेकिन मेरी सीट बुक थी तो मेरी सीट मिल चुकी है। 1 नंबर सीट है और बस की स्थिति आपको जैसा दिख पा रही होगी मेरे पीछे कि सीट जितनी है वो तो फुल है और लोग खड़े भी हैं। मतलब पूरी भीड़ भाड़ की स्थिति, लोग लग रहा है वैसे ही बैठ के जाने वाले हैं बिना सीट के, मतलब नीचे रास्ते पे बैठ के। और जो मेरा जो इम्प्रेशन था सरकारी बस को लेके कि अच्छा होगा, वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, बिल्कुल वैसा साबित नहीं हुआ है जैसा एक्सपेक्ट किया था। और लोग टाइमिंग्स वगैरह देखते हैं, 9 बजे बस का यहाँ से डिपार्चर टाइम है। देखते हैं सुबह हमें रक्सौल कितने बजे बस पहुंचाती है। बात किया जाए अगर फेयर का ना, तो मैंने रेड बस से टिकट बुक की है और इसका मैंने फेयर दिया है 293। आप रेड बस या BSRTC की वेबसाइट से भी टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप BSRTC से भी बुक करेंगे ना, तो वो आपको रेड बस की ही वेबसाइट से आपको टिकट शो होगा। तो मतलब कि रेड बस का टाई अप है बिहार स्टेट रोड टूरिज्म कॉरपोरेशन का। और 293 मैंने आपको फेयर बताया ना। और एक दूसरी बस है जय हनुमान, जिसका कि मैंने व्लॉग देखा है, ऑल्दो मैंने उस बस में ट्रैवल नहीं किया। मुझे लगा था कि चूँकि प्राइवेट बस है तो टाइमिंग्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट बस है, टाइमिंग क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन सरकारी बस है तो भाई टाइमिंग। और 9 बजे हमारी बस बिल्कुल पटना के सरकारी बस स्टैंड से खुल गई है। हमारा रूट क्या होने वाला है मैं आपको बता दूँ। ये बस पहले जाएगी पटना से हाजीपुर, हाजीपुर से जाएगी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से एक रूट चला जाता है जयनगर की तरफ और एक रूट हम चले जाएंगे जो कि रक्सौल की तरफ। तो भाई हम लोग रात के लगभग 12:15 बजे मोतिहारी से थोड़ा पहले हम लोग रुके हैं ये ठाकुर रेस्टोरेंट में। यही ब्रेक मिला है बस का और यहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था तो सही लग रही है। ओवरऑल रेस्टोरेंट सही है, यहाँ पे काफ़ी बसेस आके लगी हुई है। बहरहाल मुझे खाना नहीं खाना था तो सिर्फ चाय ली है 10 रुपये की। एक बार अंदर चलते हैं, यहाँ पे जो है खाने का मेन्यू देख लेते हैं, खाने का क्या मेन्यू है, कितने में आपको क्या क्या मिलेगा। उसके बाद हम और जर्नी की बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है मिठाई वगैरह, खाने का दाल चावल, नॉर्मल खाना, सादा खाना मिल जाएगा।
और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इनका मेन्यू है। सादा खाना इज़ फॉर 90, पनीर चावल 120 का है, अंडा चावल, मछली चावल, चिकन चावल और मटर चावल, ये सब कुछ है। एक्स्ट्रा चावल का है यहाँ पे 40 रुपये और चाय का है 10 रुपये। सबसे कोने में आके लगी है हमारी बिहार स्टेट की बस, बिहार स्टेट की ये सरकारी बस। और इसके इस साइड बात की जाए ना, अगर इसके इस साइड सारी, तो ये है सारी प्राइवेट बसेस। और मैं अगर बात करूँ प्राइवेट बसेस की यहाँ पे, तो प्राइवेट बसेस काफ़ी दिख रही है। मोतीहारी रूट की ज़्यादातर बसें दिख रही हैं जो कि पटना या मोतीहारी की साइड जा रही है। बाकी बात की जाए हमारी सरकारी बस की, तो भाई जो गलती मैंने की है मैं आपको नहीं बोलूँगा दोहराने के लिए। सरकारी बस से अगर आप जाना चाहते हैं ठीक है, टाइम सेव करना चाहते हैं तो ठीक है, बस तो टाइम से चल रही है। लेकिन अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो सरकारी बस में कंफर्ट नहीं मिलने वाला है, और ना कंफर्ट मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी मेरे से गलती हो गई कि प्राइवेट बस ना करके सरकारी बस करी थी। हालत ख़राब है बस की, और सरकारी बसेस की जैसी हालत होती है वैसी बिहार स्टेट की भी बस की हालत है। ऑल्दो मैंने कहीं सुना था या कहीं देखा था कि बिहार स्टेट की बसेस की हालत काफ़ी अच्छी रहती है, पर इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं लगभग आप मान लीजिए कि 12:45 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से, और अब सीधा हम पहुँचेंगे रक्सौल। तो देखते हैं रक्सौल कितने बजे पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से आगे जाने के लिए, बीरगंज जाने के लिए क्या इंतज़ाम है। तो भाई रात के अभी 3 बजे हैं और मात्र 6 घंटे में हम पहुंच चुके हैं पटना से रक्सौल। और बात की जाए अगर बस की टाइमिंग की, तो 4:30 बजे दिखा रहा था भाई रेड बस पे और BSRTC की साइड पे भी, पर 3 बजे बस पहुंचा दी। और यहाँ पे सन्नाटा है, बस में 2 लोग और थे और मैं, 3 लोग पहुँचे हैं रक्सौल, और यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा पड़ा। अब देखते हैं। बाकी बस के रास्ते की बात की जाए तो रास्ता ठीक ठाक है, रोड, हाँ मोतीहारी से रक्सौल के बीच में रोड थोड़ी ख़राब है, पर रोड बाकी सही है। हाईवे बढ़िया है, पटना से लेके मोतीहारी तक तो भाई बहुत बढ़िया रोड है, बहुत ही मक्खन रोड है। A few hours later. तो दोस्तों रात को मैंने आपको दिखाया ना कि रात को हम पहुँचे थे लगभग 2:45 बजे पहुँच गए थे रक्सौल। और जब मैंने पता किया, बस स्टैंड के बाहर एक चाय वाले थे, वो चाय बेच रहे थे, तो मैंने उनसे जब पता किया कि भाई अभी काठमांडू जाने की क्या व्यवस्था मिलेगी बीरगंज से, तो उन्होंने बोला देखिए भैया 6 बजे ही बॉर्डर खुलता है, यानी कि 6 बजे कस्टम वाले आते हैं, तो उनके आने के बाद ही अंदर एंट्री मिलती है नेपाल में। तो अभी आपको 3 घंटे आप जाके भी वहाँ से आप जाइएगा बॉर्डर पे, तो बॉर्डर से आपको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि एंट्री इस टाइम पे नहीं होगी, रात को एंट्री नहीं होगी। तो अभी आप इधर ही कहीं पे स्टे कर लीजिए या यहीं बैठ जाइए मेरी दुकान के पास। तो जब सुबह होगी तो यहाँ से शेयरिंग में ऑटो वगैरह भी चलता है सीधा बीरगंज, जो कि बस पार्क कहते हैं, वहाँ तक का। तो रात में मैं क्या करता, रात में कुछ समझ नहीं आया मेरे को, तो रात में मैंने एक होटल कर लिया जो कि बिल्कुल बस स्टैंड के सामने में है। और यहाँ पे एक दिन का चार्ज था 600 रुपया, और मुझे 4-5 घंटे ही रुकना था, मुझे फ्रेश होना था, और सोचा कि 1 आध घंटे की नींद ले लेता हूँ, तो इसलिए मैं ये होटल में रुका। 300 रुपया मुझे देना पड़ा इस होटल का। वॉशरूम वगैरह साफ़ है, और रूम तो यार देखो बिलो एवरेज ही कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, पर वैसे रुकने के लिए अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो रुकने के लिए ठीक है। लेकिन मैं तो यार सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे सरकारी बस लेके, जिसका टाइम 4:30 बजे था, वो 3 बजे पहुँच जाइए, फिर ऐसे आपको इतनी प्रॉब्लम हो। ऑल्दो कुछ भी बैठ नहीं रहा है, कुछ भी ढंग से नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 4:30 बजे बस का टाइम था यार, 2:45 बजे, और रक्सौल पे उस टाइम पे कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान था वो जगह। और लड़कियों के लिए तो मैं बोलूँगा यार, मतलब सोलो गर्ल्स, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रही हैं, आप एक लड़की हैं, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रात को अंधेरे में रक्सौल पहुंची है और फिर ऐसी चीज़ें होनी पड़े कि आपको होटल ढूंढना पड़े। और होटल भी सारे बंद थे रात को, बहुत मुश्किल से इस होटल के जो बाहर गेट पे जो सो रहा था, जो गार्ड साहब सो रहे थे, उनको मैंने उठाया, जो हेल्पर थे वो सो रहे थे, उनको मैंने उठाया, फिर उन्होंने ऊपर भेजा, और ऊपर रूम लेने के लिए भी जो सो रहे थे रिसेप्शनिस्ट, वो भी नहीं उठ रहे थे, तो काफ़ी मुश्किल हुई मतलब रात को। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 अब बज चुके हैं, और रात को मैं यहाँ रुका, फ्रेश हो गया सुबह, और बाकी 2-3 घंटे की नींद भी ले ली, तो इस हिसाब से ठीक है। अभी फ़िलहाल डायरेक्ट चलते हैं
और यहाँ से हम निकलते हैं रक्सौल बस स्टैंड से, देखते हैं कि बीरगंज के बस पार्क की क्या व्यवस्था है। बस पार्क से भैया बता रहे थे कि टाटा सुमो वगैरह चलती है, क्योंकि बस जो है वो ओवरनाइट चलती है, बाकी दिन में टाटा सुमो वगैरह चलती है। तो एक बार चलते हैं बीरगंज के बस पार्क, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यवस्था है, कैसे जाएंगे हम आगे काठमांडू तक, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं सीधा और आपसे मैं मिलता हूँ सीधा, देखते हैं जो भी ऑटो या जो भी ई रिक्शा वगैरह क्या सिस्टम है बीरगंज बस पार्क तक का, और बॉर्डर पे क्या क्या चीज़ें चेक की जा रही है क्या नहीं की जा रही है, वो सारी चीज़ें देखते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा बीरगंज के बस पार्क पे। और इनका रूम कुछ ऐसा था, यहाँ पे एक चेयर दी हुई है, टेबल दी हुई है, ये बिस्तर है डबल, मतलब 2 लोगों के लिए है ये बिस्तर, और ऐसा कुछ रूम था यार। और बाकी मच्छर वच्छर के लिए ये गुड नाइट की ये मशीन दी हुई थी, ये भी काम कर रही थी, और टीवी वगैरह था रूम में। वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम भी साफ़ सुथरा था वैसे तो ओवरऑल। तो 300 रुपये के हिसाब से यार, अगर आप फ्रेश भी हो रहे हैं तो वही 300 रुपये के हिसाब से अगर आप सिर्फ फ्रेश भी हो रहे हैं तो भी यार उस हिसाब से भी ठीक है, मतलब इकनॉमिकल है काफ़ी, और वैसा नहीं है कि बहुत गंदी है, साफ़ सुथरा है, पर हाँ रूम बिलो एवरेज है यार। तो रक्सौल में जो रेलवे एक गुमटी है, जैसे बस स्टैंड के बाद एक रेलवे गुमटी है, उससे आप ठीक आगे बढ़िएगा ना तो आपको शेयरिंग ई रिक्शा और ऑटो वगैरह मिल जाएगा। 30 रुपीज़ नेपाली फेयर है बता दूं, और इंडियन में 20 रुपया। और भाई कस्टम की जांच हो रही थी, ऑल्दो इंडियन कस्टम अभी बिजी थे 26 जनवरी सेलिब्रेट करने में, पर नेपाल जो कस्टम है वो जांच प्रॉपर कर रहे हैं सामान क्या है। बाकी मेरे पास तो टूरिस्ट वाला सामान है, मेरा तो चेक नहीं किया। बाकी वैसे कोई व्यापार होने के लिए कुछ सामान जा रहा है ना, तो अभी एक अंकल को उतार लिया, तो उनके पास सामान था, वो कुछ सामान खरीद के मार्केटिंग में भी करके जा रहे हैं, उनके पास कुछ बिस्किट की क्वांटिटी ज़्यादा थी, उनको भी उतार लिया। तो नेपाल कस्टम जो है वैसे चेकिंग है, वैसे टूरिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे आधार कार्ड वगैरह चेक नहीं कर रहे हैं, बस सामान चेक कर रहे हैं, और मेरा तो कुछ भी नहीं किया। वैसे तो मतलब टूरिस्ट है तो इसलिए कुछ नहीं किया। तो बाकी कस्टम गेट पे ही जो नेपाली कस्टम गेट है वहाँ पे आपको, अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो भंसार वहीं जमा होगा। और अब हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं नेपाल में। नेपाल के जो बीरगंज बस पार्क कहते हैं, बस स्टॉप या बस पार्क, वहाँ से हमें मिलेगा काठमांडू के लिए व्हीकल जो भी है। पिछला ब्लॉग आपने जो देखा था वो आए हम जनकपुर गए थे, और वो ब्लॉग जो था वो नेपाल रेलवेज़ की ट्रेन में था, पर ये ब्लॉग बाई रोड हम जा रहे हैं वाया रक्सौल और बीरगंज। तो अभी फ़िलहाल हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, और बता दूं आपको फेयर 1000 रुपये दे रहे हैं, चूँकि नई गाड़ी शायद शोरूम वगैरह में जा रही थी। और जैसे बस पार्क आप पहुँचेंगे, मतलब नेपाल में आपको दिख जाएगा टाटा सुमो, बहुत सारी रास्ते में दिखना शुरू हो जाएगी, लोग बोल रहे होंगे काठमांडू काठमांडू। उसका 850 रुपये फेयर है, और वैसे बस से अगर आप जाते हैं तो उसका 1000 रुपये फेयर है। और जर्नी मान लीजिए 5-6 घंटे तो लग जाएंगे यहाँ से, और 12 बजे तक बस तो नाइट में है। बस दिन में भी चलेगा भैया? बस में दिन में नहीं, हाँ बस नाइट में मिलेगा। और ऐसे टाटा सुमो वगैरह बहुत मिलेगा, मतलब बहुत सारा है, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हाँ 2 बजे तक, 2 बजे भैया बता रहे हैं कि 2 बजे तक मिलेगा। और ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी टाटा सुमो, रास्ता में मैंने देखा बहुत सारी सुमो खड़ी थी लाइन से। प्रॉब्लम बस यही है कि बस जो है 4:30 बजे टाइम बोल के 3 बजे से भी पहले पहुँचा दिया रक्सौल में। रक्सौल में उस टाइम पर बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन रेस्ट वेस्ट भी कर लिया, अभी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बस में नींद तो आती नहीं। भाई सरकारी बस पता होता तो कभी नहीं करता मैं। स्लीपर बस भी अवेलेबल है, जय हनुमान, मैंने आपको जैसे बताया था। स्लीपर बस में आप करिए, काफ़ी आरामदायक रहेगा। और स्लीपर बस मेरे को लगता है 4, 4:30, 5 बजे तक ही आपको पहुंचाएगा, जो कि 10:30 बजे वही पटना से ही आपको डिपार्ट करती है। मैंने एनसेल का सिम लिया था जब लास्ट टाइम मैं आया था नेपाल में, तो और यहाँ पे रिचार्ज कैसे करना है, मेरा जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने 50 रुपये का एक रिचार्ज कूपन लिया, और वो वैलिडिटी फिर से रिन्यू हो गई, और 29 रुपये में 1 GB डेटा भी मिला है 1 दिन के लिए। भाई ये तो बहुत अच्छा है। और बाकी 50 रुपये में मेरे को लगता है कि 48 समथिंग रुपीज़ का मुझे टॉक टाइम मिला था, जिसका कि मैंने 29 रुपये का 1 GB डेटा ले लिया है। अब
वैसे ही मैं रिचार्ज कर सकता हूँ। मेरा सिम चालू हो चुका है और मैंने घर पे भी कॉल करके देखा है, मतलब बिहार में कॉल करके देखा है इंटरनेशनल, वो कॉल भी चल रहा है, डेटा भी चल रहा है। तो अगर आप एयरसेल का सिम कभी एक बार ले लेते हैं ना, तो बाकी आपको बाद में उसको चालू वालू कराने का झमेला नहीं है। जैसे पहले रिचार्ज कूपन मिलता था हम लोगों को एयरटेल का, एयरटेल वगैरह कंपनी के, जैसे हम लोग रिचार्ज कूपन लेके करते थे, तो 50 रुपीज़ का रिचार्ज कूपन लेके मैंने रिचार्ज किया। इस तरीके से आप भी एक बार एयरसेल का सिम लीजिए और उसको रखे रहिए पास में, जब आप नेपाल आएँ तो उस सिम को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे अभी चुनिया थकाली होटल। यहाँ पे हम देखते हैं खाने में क्या मिलेगा। वेज थाली देखते हैं कितने में मिलेगी, क्या है। तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि थाली वेज ही खाना खाने का मन है, नॉनवेज खाने का मन नहीं है। तो एक नेपाली वेज थाली लेते हैं और नेपाल की जो थाली है, ऑथेंटिक नेपाली थाली को टेस्ट करते हैं, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है और उसकी कॉस्टिंग क्या हमें पड़ने वाली है। तो हमने ये वेज थाली ली है। थाली में क्या क्या, ये चावल है, दाल है और ये सब्ज़ी आप देख रहे हैं ना, इतने तरह की सब्ज़ी है। और ये प्याज है, थोड़ा सलाद में ये स्प्राउट्स वगैरह टाइप का है, अचार है और ये है आपको गाजर मूली वगैरह है। वेज थाली इसको खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है यार। नेपाली थाली पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है और इसका कॉस्ट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे अभी अपने खाना कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको थाली का कॉस्ट बता दूँ कि 200 रुपये नेपाली और 125 इंडियन करेंसी के हिसाब से थाली भाई इतना कुछ दिया। मतलब अनलिमिटेड थाली वाला सिस्टम है यहाँ पे। आप चावल दोबारा ले सकते हैं, दाल सब्जी सब कुछ दोबारा ले सकते हैं। हालांकि मेरा तो एक बार में ही पेट भर गया, काफ़ी ज़्यादा चावल दिया था। और अगर खाने के टेस्ट की बात की जाए तो भाई टेस्ट एक नंबर था खाने का, और पेट भर के खाना खा लिया है। अब यहाँ से निकलते हैं हम, हथौड़ा नाम की जगह है ये। अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कि यहाँ से काठमांडू कितना टाइम लगेगा। बाकी बीरगंज से यहाँ तक की जो दूरी है, हथौड़ा तक की दूरी है, लगभग 1.5 घंटे में हमने कवर की है। और आगे यहाँ से रास्ता और खूबसूरत होने वाला है। और मैंने टाटा सुमो इसलिए नहीं लिया, टाटा सुमो मैं ले सकता था, उसमें मैं आपको जर्नी दिखाता, पर ये गाड़ी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे आगे की सीट मिली। और ये जो रास्ता है ना, एक नंबर रास्ता है, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल बेहतरीन रास्ता है। और जानबूझ के मैंने लिया क्योंकि आगे की सीट मिल रही थी। तो आपको मैं सीनिक जो जर्नी दिखा सकूँगा। टाटा सुमो में तो 10-12 लोग भरते हैं, इसमें सिर्फ 4 लोग ही थे। तो मैंने सोचा कि आगे की फ्रंट सीट मिल रही है, ले लेते हैं और आपको जर्नी सीन्स दिखाता हूँ। कितने अच्छे जो है नेपाल के जो रोड ट्रिप रहेगी, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर व्यूज़ देखने वाले हैं। चलिए जर्नी में बने रहिए और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। भाई शाम के लगभग 5 बजे फाइनली हम लोग काठमांडू पहुंच गए। और कलंकी पे ही उतार दिया यार गाड़ी वाले ने, वो अंदर तो गया ही नहीं काठमांडू के अंदर। पर ठीक है, कोई बात नहीं। वो मैंने बोला उसको चलो भाई अंदर, बोला नहीं मेरे को यहीं से यूटर्न लेना है और मेरे को वापस जाना है। और बाकी अगर रोड की कंडीशन की बात की जाए ना, तो बीरगंज से लेके काठमांडू तक जो रोड की कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है यार। मैं कह सकता हूँ मतलब 7 घंटे की जर्नी है, लेकिन जर्नी काफ़ी टायरिंग जर्नी है। और अब देखते हैं यहाँ से, कोशिश तो कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट के साइड जाके देखूँ होटल वगैरह। बाकी ओवरऑल जर्नी तो ठीक थी।
और 7 घंटे की जर्नी मैंने बताई ना, एक खाने के लिए ब्रेक लिया था जो वो लिया था, और बाकी तो कुछ खास नहीं किया, बाकी तो कहीं पे ब्रेक नहीं लिया, फिर भी 7 घंटे लग गए। भाई पठाओ ऐप हमने बुक किया है और नेपाल में यही पठाओ ऐप ही चलता है। जैसे ओला उबर है ना भाई, पिछली बार भी जब मैं नेपाल आया था तो मैंने आपको बताया था पठाओ ऐप यूज़ कर लीजिए, और आपके पास सिम है तो ही पठाओ ऐप काम करेगा। अगर सिम नहीं है तो पहले सिम ले लीजिए, फिर पठाओ ऐप जो है और वो पठाओ ऐप इंस्टॉल करिए, एकदम ओला उबर जैसे ही है, मस्त तुरंत कैब आएगी। तभी मैं जा रहा हूँ कोटेश्वर, जहाँ मैं रुकने वाला हूँ एयरपोर्ट के पास। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे अराइव हो चुके हैं। यहाँ पे पठाओ जो है उबर ओला इंडिया में जैसे कैंसिल कर देते हैं राइड, वो कैंसिल नहीं करते हैं भाई। पठाओ की सर्विस बहुत बेहतर है, आप सर्विस यूज़ ज़रूर करिएगा, इकोनॉमिकल भी पड़ता है और सर्विस बहुत अच्छी है। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।